देश में अगर पूछा जाए कि आज सबसे जलता हुआ जिला कौन सा है, सबसे दरिंदगी से जूझ रहा जिला कौन सा है, कौन सी वो जगह है, तो लोग कहेंगे कि सहारनपुर। सहारनपुर का शब्बीरपुर पिछले कई दिनों से हिंसा से ग्रसित है। दलित और ठाकुरों की लड़ाई में ये जगह पिस रही है। यहाँ की औरतें विक्टिम हैं, जो कि न तो इस हिंसा की न तो उन्होंने शुरुआत की है, न ही उनका कोई इसमें कहना है। हमारे साथी विनय वहाँ गए थे, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। 2-3 दिन रहे हैं, इन्होंने घूम फिर के पूरी रिपोर्ट इकट्ठा की है। रिपोर्ट ऐसी है, इसकी हेडिंग कुछ इन्होंने यूं लगाई है, इनको सबसे ज़्यादा मार्मिक लगी थी। इतनी दरिंदगी हुई कि 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत को 8 फुट की दीवार कूदकर भागना पड़ा। ये घटना 2 बार हुई। 2 प्रेग्नेंट औरतों से ये ऐसे मिले हैं जिनको अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। आइए विनय से बात करते हैं, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या महसूस किया। विनय, जब आप सहारनपुर पहुंचे जिले में, तो वहां पर कैसा लगा? वहाँ पे हालांकि जब 9 मई वाला जो इनका प्रोटेस्ट हुआ था भीम आर्मी का, वो बहुत मिलिटेंट प्रोटेस्ट था। मतलब उसमें कई सारे वाहन फूके गए और बहुत सारी तोड़फोड़ हुई सरकारी संपत्तियों के साथ, और आम नागरिकों की भी के वाहन भी जलाए गए। तो उसका एक इम्प्रेशन तो लोगों के दिमाग में था ही, और बात करने पे ये था कि ये अच्छा नहीं हुआ। जो एक कॉमन मतलब लोग जिस तरीके से बोलते हैं इस तरीके की तनावग्रस्त स्थितियों में जब हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन बहुत खास उस चीज का इम्प्रेशन जो है, जिस तरीके से सबीरपुर में माहौल जितना तनावपूर्ण था, उसकी उसकी छाया जो है वो शहर में नहीं दिख रही थी। विनय, इससे पहले ना क्रोनोलॉजी बता दीजिए, किस ऑर्डर में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बाद यहाँ तक पहुंची थी। नहीं, मतलब क्रोनोलॉजी का तो ऐसा है कि जैसे हर साल ही वहाँ पे अंबेडकर जयंती और उसके अंबेडकर जयंती के इतर भी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है वो दलित जो आंदोलन है उसको एक मजबूत जमीन पे मुहैया करवाती है ना। और ये आज से नहीं, ये तब से है जब कांशीराम राजनीति में सक्रिय थे और जिस समय बसपा नहीं भी बनी थी। आज भी आपको वहाँ पे बामसेफ के पुराने कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो अंबेडकरवाद को लेके उतने ही अभी तक उतने ही प्रतिबद्ध या में कई मायनों में उतने ही रिजिड हैं, वो अभी तक खुल नहीं पाए। कांशीराम के जाने के बाद में बीएसपी जिस तरीके से बीएसपी का जो रवैया है वो चेंज होता गया, खास तौर पे सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर। अभी भी इस बार भी जब मायावती वहां पे आई हैं, तो मायावती का जो भाषण है उसमें वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, है ना। ये कांशीराम के बसपा का तेवर तो नहीं है ना। ये एक नए किस्म का बीएसपी है। लेकिन जो वहां पे आंदोलन के रूट्स जो हैं सहारनपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो रूट्स जो हैं उनको एक आवाज नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये भारतीय समाज की एक सच्चाई है, जातीय उत्पीड़न। और ये अगर इसके तरफ कोई आंख मूंद रहा है तो वो मेरे हिसाब से ऐतिहासिक मोतियाबिंद का शिकार है। उसको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय समाज की जो सच्चाई है वो बहुत ही ये खुरदरी सच्चाई है, जातीय उत्पीड़न और बदस्तूर जारी है। विनय, इसका एक आप इस लड़ाई के पहले, इस लड़ाई के पीछे एक राजनीतिक पहलू भी है, आप उसका भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, मैं ये जिक्र कर रहा था कि 96 में जब बसपा जब चुनाव लड़ी थी, तब से सहारनपुर पे लगभग 7 विधानसभा सीटों में बसपा का मतलब एक अच्छा शेयर हुआ करता था, 4 सीट 5 सीट। लेकिन पिछले चुनाव में बसपा 1 सीट रामपुर मनिहारन पे 17 में ये जो चुनाव हुआ है, तो इसमें 1 सीट रामपुर मनिहारन पे सिमट गई, जो कि सीट जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी। पिछले चुनाव में जो 2017 से पहले का चुनाव था 2012 का, तब बसपा के पास 4 सीटें हुआ करती थी, है ना। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण पूरा बदल गया है। तो एक 20 साल बाद में एक तरीके से बीजेपी को वहां पे इस तरीके की मेजोरिटी सहारनपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे में मिली है, तो उसका भी एक ट्रांसलेशन जो है राजनीतिक पावर का जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है उसका ट्रांसलेशन भी सोसाइटी में के लेवल पे दिखता है। एक वो जो कॉन्फिडेंस है ना, जो बिरादरियां जो सत्ता में, उनके अंदर जो एक आत्मविश्वास की भावना है कि हम कुछ भी कर ले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, और देखने भी ऐसा आया भी है ना। तो वो तो है ही। तो ये एक तो राजनीतिक कारण ये भी है। इसके अलावा 2-3 मुख्य घटनाएं हुई अप्रैल और मई के महीने में, जिन्होंने तात्कालिक कारण कह सकते हैं कि राजनीतिक वजहें तो चल रही हैं, तात्कालिक कारण हुए, जो कि हम इतिहास में पढ़ा करते थे किसी भी घटना के तात्कालिक कारण, जिन्होंने इसको फ्यूल का काम किया, ईंधन का काम किया इसको लड़ाने में। ये तीनों घटनाएं कौन सी थी? एक तो दलित और मुस्लिम समाज की लड़ाई के बारे में आई थी खबरें मार्च अप्रैल के महीने में, वो अलग थी। और ये दलित ठाकुर वाली, ये
अंबेडकर जयंती और महाराणा प्रताप जयंती कोई समारोह होता है, दोनों चीज़ों को मिला के वहीं। तो इसका इसका आपने क्या इम्पैक्ट वहाँ महसूस किया? नहीं, इसका ये इम्पैक्ट था कि जो सड़क दूधली की घटना थी, वो दरअसल सड़क दूधली एक गांव है जिसमें दलितों और मुसलमानों की आबादी की लगभग बराबर सी है। और उस जगह पे, क्योंकि पहले रविदास जयंती पे 7 साल पहले एक बार जो है इसी तरीके से मतलब क्लैशेस जो हैं वो देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से वहाँ पे पिछले 7 साल से जो प्रशासन है उसने किसी भी तरीके के आयोजन इस किस्म के, चाहे रविदास जयंती हो चाहे और दूसरे आयोजन हो, उसको करने की इजाज़त नहीं दी थी। 7 साल बाद भी इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन उस समय तो बीजेपी के नेता जो हैं, स्थानीय नेता राघव लखनपाल वगैरह, वो लोग सक्रिय थे। और उन लोगों को कारण ये था कि सहारनपुर सिटी में भी दलितों की एक अच्छी तादाद है जो रहती है, मतलब वो सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है। और जल्द ही आने वाले थे नगर पालिका के चुनाव, जो नगर परिषद के चुनाव है वहाँ पे, तो उसमें दलित वोट जो है वो बहुत डिसाइसिव है। तो इन लोगों ने हाँ, वो बहुत निर्णायक है। तो इन लोगों ने उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि अगर दलितों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जाए तो ये शायद कुछ ये समीकरण जो है वो भाजपा के पक्ष में, ये मतलब वहाँ के लोग बता रहे थे कि ऐसी कोशिश की जा रही है। हाँ हाँ, तो ये राघव लखनपाल के नेतृत्व में ये सारा का सारा जो काम हुआ है ना, तो उसके अंदर वहां पर भी एक किस्म के क्लैशेस देखने को मिले। क्योंकि अब ये सांसद हैं जिन पर आरोप लगा कि मतलब इन्होंने लोगों को लेके वो मौजूद थे, इस पर आरोप लगने वाली बात नहीं, वो वहां पे मौजूद थे, उसके मतलब फोटोग्राफिक एविडेंस है। और वो जब इसके बाद में जब एसएसपी के घर पे हमला हुआ तो उस मॉब को भी वही लीड कर रहे थे। और ये मतलब ये कोई कही सुनी या सूत्रों के हवाले से वाली खबर नहीं है, बिल्कुल स्थापित खबर है ना। तो और दूसरी चीज ये है कि वो एक केस, लेकिन वहां से शुरुआत हुई है ना। और उसके बाद में ये 14 वहां पे लगभग कई ऐसी घटनाएं, इनका इतिहास रहा है। मतलब 2013 में भी सहारनपुर में एक ऐसी घटना हुई थी कि क्रिकेट मैच को लेके आपसी झगड़ा हुआ था और दलितों और ठाकुरों के लड़कों में। तो उस समय भी 4 दलित युवकों की जान उस घटनाक्रम में गई थी, उसमें उनको गोली मार दी गई थी 4 लड़कों को। तो उस समय भी बड़ा हंगामा हुआ था। और यहाँ वहां पे इस तरीके के कास्ट रिलेटेड और आइडेंटिटी रिलेटेड जो क्लैशेस हैं वो अच्छे तादाद में हैं। उनकी अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मिलते चले जाएंगे। मतलब अभी यहीं पर भी इस देवबंद में ही कम से कम 5 घटनाएं ऐसी हुई अम्बेडकर जयंती के आसपास ही। कहीं अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई और कहीं पे इसी किस्म की कहीं पे लगाने नहीं दी गई। ये जो शब्बीरपुर का भी मामला है ये भी 14 अप्रैल का ही है। दरअसल ऐसा है कि शब्बीरपुर की कुल आबादी है 4800 लोग। 4800 लोग शब्बीरपुर गांव है, 4800 आबादी है। हाँ, शब्बीरपुर जो गांव है सहारनपुर का, जहाँ पे अभी सारी घटनाएं का जो केंद्र बना हुआ है, उसकी दरअसल आबादी है 4800। और लगभग जो दलित और ये क्या कहते हैं जो सवर्ण बिरादरी के वोट हैं या ठाकुर बिरादरी के जो वोट हैं वो लगभग बराबर हैं। कथित दलित जो नहीं, इसमें कथित वाले क्या मसला, खैर इस पे बाद में बहस की जाएगी। लेकिन ये है कि उनकी बराबर वोट संख्या है। और पिछले 2 बार से जो गांव की प्रधानी है उस पे दलितों का कब्जा रहा है एक तरीके से, और जबकि ये जनरल सीट है। और अब जब सत्ता हस्तांतरण हुआ है तो एक वो मैं जो आपको बता रहा था, एक किस्म का आत्मविश्वास जो है, और ये यूपी और बिहार मतलब लगभग उत्तर भारत में ये एक तरीके का मतलब ये एक तरीके का नेचर हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि जिन जातियों की सत्ता होती है वो पावर जो है वो उसका ट्रांसलेशन हमको जमीन पर भी देखना, मतलब कि सोसाइटी का ही राजनीतिकरण हो जाता है पूरे समाज का, rather than कि सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ किसी पार्टी का। ये सिर्फ सवर्णों या पिछड़ों के साथ, मतलब जब मायावती की सरकार आती है तो दलित उस समय सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, तो वो शक्तिशाली और सुरक्षित। ऐसे ही जब सपा की सरकार आती है तो यादव बिरादरी जो है उसको एक शक्ति का एक पावर का एहसास रहता है हमेशा अपने साथ में। और तो ये तो है ही, तो इसके अंदर बहुत मतलब बैलेंस होके बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये वो मतलब बहुत खुरदरी सच्चाई है इसी समाज की। तो ऐसा हुआ कि 14 अप्रैल को वो लोग वहाँ पे बाबा साहब के 126वीं जब जयंती थी तो वहाँ पे एक रविदास मंदिर है, वो गांव के एकदम मुहाने पे है। तो उसमें इन लोगों ने एक चबूतरा बनवाया, तो उस चबूतरे के ऊपर ये लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की 126वीं जयंती के दिन मूर्ति स्थापित करना चाह रहे थे। तो ये रविदास मंदिर है, ये रविदास की मूर्ति है। और ये रविदास जी का मंदिर है जो सन 1978 में बना हुआ है और पुराना मंदिर है। तो वहां पे ये लोग स्थापित करना चाह रहे थे। इस बात का ठाकुर बिरादरी ने ऐतराज जताया कि इनके पास
जो है वो उनका तर्क जो था कि इनके पास कोई सरकारी परमिशन नहीं है ऐसा करने की, तो ये बाबा साहब की मूर्ति कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, दलितों में इस बात का रोष था क्योंकि संत रविदास मंदिर जो है उनके सामाजिक जमीन है और उस पर वो चाहे जो भी कर सकते हैं, उनका अख्तियार है ना, तो इसमें कोई शासन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से मामला उठा। तो इस चीज का एक जो मतलब जब उनको मूर्ति रोकने लगाने से रोक दिया गया, तो उस चीज का एक खुन्नस, एक हीनता बोध जो है वो दलितों के भीतर था ही। और उसके ही 20 दिन बाद में जब महाराणा प्रताप जयंती हुई, तो पास ही में एक गांव है शिमलाना, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती में, वहाँ पे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है जो अब डिग्री कॉलेज है, माफ कीजिएगा, और 1965 का बना हुआ बड़ा पुराना डिग्री कॉलेज है। तो उस कॉलेज में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें ना सिर्फ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के आसपास के जो राजपूत समाज के या ठाकुर समाज के जो लोग थे वो वहाँ पे थे। इसके अलावा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लोगों के आने की खबर। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था और ये बिना किसी वजह के आयोजित नहीं किया गया होगा। मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि कॉलेज के ग्राउंड में जो आप 2-3 राज्यों से बुलाते हैं, ये इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। लगातार वहाँ पे इस तरीके के कास्ट रिलेटेड क्लासेस जो हैं वो बढ़ रहे थे, उसके संदर्भ में भी आप इन चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक बड़ा आयोजन था और इस आयोजन में क्या लोग एक साथ नहीं आए, लोग 300-400 लोगों के जत्थों में आ रहे थे, है ना। तो जब जत्थे निकलते हैं तो उनका अपना निकलने का एक अपना तरीका होता है। हम लोग जैसे समाज में देखते हैं, जैसे कावड़िए जब हमारे यहाँ से निकलते हैं तो एक तरीका होता है, तो वो लोग भी उसी तरीके से, जो मेरे को थोड़ा भोंडा लगता है, लेकिन वो डीजे लेके उसी तरीके से, डीजे और आपने लिखा है पारंपरिक वेशभूषा में और हथियारों से सुसज्जित। हाँ, जैसे साफा लगाया हुआ है, जूतियां पहनी हुई है, हाथ में तलवार है, मतलब मध्य युग की कल्पना करके अपने हिसाब से चल रहे थे। एक जो मतलब सुपेरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है उसको तुष्ट करते हुए, जब मैं बहुत सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो वो इस तरीके से एक पूरी की पूरा एक 300-400 लोगों का जत्था जो है उस गांव से गुजर रहा था। अच्छा, दलितों ने इसके ऊपर ये कहते हुए ऐतराज जताया, जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने की हमें इजाजत नहीं, तो डीजे बजाने की भी आपको प्रधान से इजाजत नहीं मिली। वहीं से गुजर रहा था जहां मंदिर भी पड़ता है, ये रास्ते हैं, है ना। तो ये बात हो गई। तो इस बात को लेके फिर गांव प्रधान ने जो है पुलिस को सूचित किया और जब फोर्स आई तो बड़ी समझाइश के बाद में मामला ये हुआ। हालांकि पुलिस के साथ में कभी पुलिस के रुख के ऊपर हम जब बात करेंगे उसमें मैं आपके सामने बातें स्पष्ट करूंगा। तो हुआ ये कि इन लोगों को वहां से जब ये जत्था गुजर रहा था तो डीजे बंद करवा दिया गया। डीजे बंद करवा के ग्राम प्रधान के कहने पे, ग्राम प्रधान जो कि दलित है ना, और जो इस मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में सबसे आगे था, और जो मूर्ति जब स्थापित नहीं हुई तो वो अभी भी उन्हीं ग्राम प्रधान के घर पे रखी हुई है ना। तो ये सारा का सारा मामला जो है वो वहाँ पे यहाँ से ये सारा का सारा क्लैश जो है शुरू हुआ। तो पुलिस ने पहले क्या किया कि इस पूरे के पूरे 300-400 लोगों के जत्थे को, एक आगे गांव पड़ता है महेशपुर, उसी रास्ते में, सिमलाना के रास्ते में सबीरपुर से, तो महेशपुर ले जाके उस जत्थे को छोड़ दिया चौहद्दी पर। वहां पे पुलिस तैनात हो गई। पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया था, फिर उन लोगों को ले जाके गांव के बाहर महेशपुर छोड़ दिया। तो इसके बाद में ये हुआ कि अब इन लोगों ने शिमलाना जो पहले से भीड़ जुटी हुई थी उसको फोन भी कर दिया, तो वहां से भी कुछ लोग आ गए। तो मतलब 2-3 हजार के लगभग भीड़ इकट्ठी, मतलब मॉब मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं कि भीड़ में 2-3 हजार लोग इकट्ठे हैं। कुछ लोगों का गुस्सा वहां तक पहुंचा तो लोगों को लगता है कि मेरी इतनी तादाद है, हम 2-3 हजार लोग हैं, तो क्यों ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी था। अब सिचुएशन को देखते हुए सिटी एसपी देहात और बाकी तमाम पुलिस ऑफिसर, डीआईजी भी पहुंच गए थे मुजफ्फरनगर से फोर्स लेके। ये सारी चीजें हो गई थी, पुलिस ने उनको वहां तक रोके रखा। अच्छा, इस सारे बवाल में जब 11:30 बजे से ये बवाल शुरू हुआ दिन से, तो ये 2:30-3 के लगभग बज गए थे, है ना। तो उस समय वहां पे पुलिस भी मौजूद थी। तो हुआ ये कि जब भीड़ बढ़ते देखा, तो हो सकता है, मेरा एक अंदाजा है, मतलब मैं वहां पर तो था नहीं उस समय, तो मेरा एक अंदाजा है कि पुलिस के कुछ एक टुकड़ी को ये बोला गया होगा कि आप गांव के भीतर जाइए, हो सकता है दूसरे तरफ से भी कुछ लोग आके हमला कर दे। तो जैसे ही पुलिस उस तरफ रवाना हुई, तो साथ ही साथ ये जो भीड़ है वो भी उनके साथ ही रवाना हो गई। अब यहाँ पे गाँव में दलितों ने जब ये देखा कि पुलिस के साथ में भीड़ पुलिस के साथ में आ रही है, तो उनको ये संदेह हुआ कि पुलिस भीड़ के साथ मिल गई। वो एक जो भीड़ की जो मानसिकता होती है उसी तरीके से, तो उन्होंने इसके ऊपर पथराव शुरू कर दिया और स्थितियां बेकाबू हो गई।
और पुलिस की जीप वीप तोड़ दी गई। इधर से पहले पथराव शुरू हुआ, उसके बाद उधर से, लेकिन ये हुआ कि असुरक्षा की भावनाएं तो थी। तो हुआ ये कि फिर बाद में ये भीड़ जो है 2 हिस्से में बंट के उसने दलित बस्ती को पूरी तरीके से घेर लिया, और अंत इसका ये हुआ कि 13 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए तलवारों से, ठीक है। और इसके अलावा 100 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमे दायर हुए, 57 घर जला दिए गए। और ये जब यहाँ पे बवाल समाप्त खत्म होने के कगार पे आया तो ये बवाल जो है, और इसी बीच में एक ठाकुर बिरादरी का एक लड़का जो है सुमित, उसकी मौत की खबर हो गई। अच्छा, शाम को इससे ये सनसनी फैल गई कि उसको गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो सीधा सीधा इसका ये ट्रांसलेशन हुआ अफवाहों के तौर पे कि सुमित को गोली मार दी गई। तो इससे और माहौल तनाव में हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा बवाल शांत हुआ तो पास ही के जो महेशपुर जो गांव है वहाँ पे बवाल शुरू हो गया, और वहाँ पे भी लगभग 50-60 दुकानें जो हैं वो जला दी गई। वो भी मतलब दलित समाज की ही दुकानें थी जिनको टारगेट करके, जैसा होता है सामान्य तौर। इसके अलावा जब वहाँ पे जो ठीक ठाक बड़गांव करके एक जगह है, वहाँ पे ये रुड़की और ननौता जो स्टेट वे है इसके ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे जाम लगा दिया गया। तो इस तरीके से ये सारा का सारा माहौल जो है वो खड़ा हुआ। आपको बता दें कि सुमित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मौत की वजह दम घुटना बताया गया है, न कि गोली लगना। दम घुटने से मौत हुई है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि दम किस तरीके से, हाँ, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो दम कैसे घुटा क्या घुटा, लेकिन ये है कि गोली लगने से तो कम से कम नहीं हुई है। उनके शरीर पे भी हल्की खरोंचे हैं, कोई बहुत पत्थर वत्थर लगने का भी निशान नहीं है ना। तो ये विनय हो गई पुरानी बातें जिनके आधार पर ये चीजें हुई जो आपको पता चली। सिलसिले को थोड़ा कंटिन्यूटी में लेते हैं। अच्छा, ये जब घटना हुई इसको राष्ट्रीय मीडिया ने ठीक ठाक रिपोर्ट किया था उस समय, लेकिन इस बीच में बसपा की तरफ से कोई भी मिलने नहीं गया, उनकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया इस बारे में। ये तमाम सारी चीजें, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई स्टैंड उस तरीके का नहीं लिया गया, मतलब सिवाय प्रशासनिक इंतजाम के, जो कि फेल्योर रहा था उस वक्त। तो इसके बाद में 9 मई को वहाँ का जो स्थानीय संगठन है भीम आर्मी, जो दलितों का स्थानीय संगठन और 2015 से ही खड़ा हुआ है, तो भीम आर्मी ने वहाँ पे 9 मई को एक प्रोटेस्ट कॉल किया। ये रविदास हॉस्टल से शुरू हुआ, गांधी पार्क होते हुए, और ये बहुत मिलिटेंट प्रोटेस्ट था। मतलब इस किस्म का मिलिटेंट प्रोटेस्ट जो है मेरे याददाश्त में मैंने तेलंगाना में देखा था अपने आंखों के सामने। मतलब आंखों के सामने क्या, मैं उस समय पहुंचा ही था बाइफर्केशन के समय। इतनी मिलिटेंसी मैंने सामान्य तौर पे जन प्रतिरोधों में नहीं देखी थी। मतलब भयंकर मिलिटेंसी, कई दर्जनों गाड़ियां जो है उनको फूंक दिया गया, मतलब, और सरकारी संपत्ति को भयंकर नुकसान हुआ, और खुलेआम मतलब पत्थरबाजी हुई है और भयंकर तरीके से हुई है। बहुत सारे पुलिस के जवान घायल हुए हैं, उधर से भी कुछ लोग घायल हुए होंगे। तो इस तरीके की जो मिलिटेंसी है, ये मिलिटेंसी किसी दौर में बसपा में दिखती थी और इस हद तक नहीं दिखती थी। बसपा मतलब मिलिटेंट नहीं था, वो कुंद ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि आंदोलन पे बेस्ड, कि हम सबको जगाएंगे, एजुकेट करेंगे, जो कि कांशीराम का ये आंदोलन जो है, जो भीम आर्मी का, ये मेरे को बरबसी याद दिला देता है दलित पैंथर्स की, जो महाराष्ट्र में था। वो भी इसी तरीके से खड़ा हुआ था, जब महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिक जो विरासत थी वो मिली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, जो उनकी बनाई हुई पार्टी थी। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 70 आते आते कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा समझौता परस्त हो गई थी, और इसका जो ग्राउंड में जो कार्यकर्ता थे दलित आंदोलन के, जिनको ये बोलते हैं मिशन के लोग, उनमें बहुत गुस्सा था। तो उस समय 1972 में बहुत सारे कुछ साहित्यकार, एक खबर छपी थी, एक नवा काल करके एक महाराष्ट्र का एक अखबार है, उसमें 2 कॉलम की खबर छपी थी सिर्फ, कि कुछ साहित्यकार हैं जो एक क्लासरूम में बैठ के और ये आरपीआई की जो ये समझौता परस्त नीतियां हैं इनके खिलाफ बैठ के कुछ मंथन करेंगे, कुछ बात करेंगे। इसमें एक ही राजनीतिक चेहरा बड़ा था, वो भाई संगारे का। इसके अलावा कोई इस तरीके का, लेकिन रामदेव ढसाल, राजा ढाले, जेवी पंवार, ये लोग जो हैं ये उसमें शामिल थे। इस तरीके के कुछ दर्जन भर साहित्यकार जो थे खास तौर पे, और उनमें काफी अच्छा खासा साहित्य रचा गया है, जो कि साहित्य की दृष्टि से भी बहुत दलित परंपरा है वहाँ की। हाँ, ऐसा हमको हिंदी में नहीं देखने को मिलता। जितना
धारदार दलित साहित्य हमको मराठी परंपराओं में दिखता है, मराठी भाषा में दिखता है, और वहाँ की एक पूरी की पूरी जो एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक आंदोलन है उसके भीतर दिखता है, वो यहाँ पे नहीं दिखता है। विनय, ये उस वक्त भी देखा गया था कि साउथ इंडिया में पहले लिबरल वो चला कि धर्म को लेकर चला कि हम मूर्तियों को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। उसके बाद दलित पैंथर मूवमेंट है जो कि मिलिटेंट था। उसके बाद इधर अगर हम देखें तो कांशीराम का चला था आंदोलन, DS4 और करते करते बसपा है। उसके बाद ये भीम आर्मी का मिलिटेंट वो हम देख रहे हैं। ये मतलब जो एक जिस तरीके से बसपा इस दौर में कुंद हुई है पिछले 10 सालों में, उस दौर में मतलब 2012 में ही मेरे को लगता है कि वो एक बिंदु था। लेकिन उस समय क्या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने इसको सत्ता परिवर्तन या एंटी इनकम्बेंसी के तर्क में ढाल के और उस सारी बातों को छुपा दिया गया। तो ये चुनाव जो हमको साफ दिखाता है कि बसपा ने किस तेजी से अपना ग्राउंड उत्तर प्रदेश में खोया है ना। तो इसके बाद में एक जो मिलिटेंट स्वर, और ये पूरा सिर्फ यूपी की बात नहीं है, चाहे आप ये पूरा ऊना आंदोलन ले लीजिए, उससे पहले वो रोहित वेमुला का आंदोलन ले लीजिए, ये एक जो पूरे के पूरे दलित आंदोलन में एक तरीके की बेचैनी, एक तरीके की छटपटाहट है, जो एक अभी जो स्थापित जो दलित राजनीति की जो व्याकरण है इसमें ये लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं, है ना। तो एक नई छटपटाहट, एक नए किस्म के नेता, मतलब जो युवा हैं, जो धारदार हैं, जो तीखा बोलते हैं, सीधे हमले करते हैं सरकार पे, जो समझौता परस्त नहीं है। मतलब युग बदला है, हिंदुस्तान बदला है, सबके पास नए हथियार आए हैं, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन। उसके जरिए इकट्ठा भी किया, जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, तरह तरह की बातें उसके सामने आई। तो विनय, ये थी मतलब पुरानी बातें जिनके आधार पर कि ये यहाँ तक पहुंचे। आप जब वहाँ पहुंचे शब्बीरपुर में, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीजें नोटिस की, किन लोगों से बातें की, क्या क्या देखा, जिन चीजों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, लगा कि मतलब क्या है, ये क्या हुआ है? ज्यादातर ऐसी जगहों पे जहाँ पे मीडिया का बहुत भारी जमावड़ा होता है, तो मैं थोड़ा सा ठहर लेता हूँ। मैं उन तय पैमानों पे कि एक आदमी की बाइट लेनी है, एक आदमी को पकड़ लेना है और ये बात करनी है, वो बात करनी है, जले घर दिखाने हैं, इस किस्म का जो एक प्रैक्टिस है उसके इतर। जैसे ये फोटो है, ये फोटो मैंने कमला जी के घर से ली हुई है। दरअसल पूरा का पूरा घर जो है वो जल गया है, और उनके घर में शादी थी तो शादी का सामान भी जल गया है, चावल जल गया है, गेहूं जल गया है, और उस पूरे त्रासद घटना के बीच में ये कप है जो कि सुरक्षित बचा हुआ है, हैंडल के साथ सुरक्षित बचा हुआ है, और जिसके ऊपर फूल लिखा हुआ है, फ्लावर। इस दृश्य ने मेरे को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कुछ चीजें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, कुछ चीजें बची हैं, तो जो बच गया है वो क्या है। मतलब 2 राउंड की मीटिंग वहां पे हुई है लोगों के बीच में, और ये भी तय किया गया है बड़े बूढ़ों के द्वारा कि हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता, आपका हमारे बिना नहीं चल सकता। ये कमला देवी वही है जिनके 1.5 इंच की खरोंच लगी, चोट लगी ईंट का। हाँ, इन्होंने मेरे को जो बताया वो ये था कि इनके घर में शादी थी 4 मई को, तो कुछ मेहमान जो हैं इनके वहीं पे रुके रह गए। इनके भतीजे की शादी थी सुनील की, तो 4 उसके दोस्त वहीं पे थे इस घटना के समय, और ये 2-3 औरतें थीं, कुल जमा 8 लोग थे। जब ये बलवा हुआ तो ये लोग घुस के एक कमरे में घुस के बैठ गए। तो 2 मोटरसाइकिल उनके दोस्तों की भी थी, 2 इनके घर की थी, तो कुल 4 मोटरसाइकिल। ये जो आगजनी और हमला जो दिन में ही हुआ था, ये उसी दिन, हाँ, 5 मई के वाले दिन की बात है। तो इनका घर का किवाड़ तोड़ के इनको पीटा गया। इनके बेटे कपिल और इनकी बहू जो थी रश्मि, वो 23 वर्ष की महिला है और वो 9 महीने प्रेग्नेंट थी। और बलवा हुआ तो उनको अपनी जान बचाने के लिए लगभग 7-8 फीट की एक दीवार है, उसको फांद के और भागना पड़ा था। तो ये स्थिति थी, और मवेशी जला दिए गए, बहुत भयंकर आगजनी हुई है। और इन्हीं के 4 घर छोड़ के एक सोमती जी का घर है, तो उनके भी बहू जो हैं वो भी लगभग 8-9 महीने प्रेग्नेंट थी, और उनके ऊपर तलवार से वार हुआ। तो उनकी जो बेटी थी गीता, मतलब उनकी ननद जो प्रेग्नेंट लेडी थी, हाँ, उनकी बेटी जो थी वो सोमती जी की गीता, उन्होंने ये जो तसला होता है, हम लोग सामान्य तौर पे जो चीजें इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गांव देहात में, तसला बोलते हैं, उससे उसको रोका तो ढाल की तरह। फिर वो उनके ऊपर लेट गई। उसकी तस्वीर भी है, हाँ, वो उसकी तस्वीर भी है। तो वो तसले को उन लोगों ने उससे रोक लिया, तो उस तसले पे आज भी तलवार के निशान जो हैं वो उसी तरीके से हैं। इसके अलावा
ये सारी घटनाएं जो हैं, और वो बलवा बहुत भयंकर था। आप जाके सीता देखें, ने खुद को ढाल की तरह बनाया उनके, और उनके जांघों पे, कमर के ऊपर तलवारें चली, और अच्छी खासी वो घायल हो गए। ये उनके घर की फोटो है जहाँ पे मोटरसाइकिल जो है जली हुई है। ये सुनने में लगता है, आदमी काउंट करता है, मोटरसाइकिलें जल गई, घर जल गए। घर किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है। जिनकी आमदनी कम होती है उनको बहुत वक्त लगता है घर बनाने में, और जो चीज़ें जल जाती हैं वो चीज़ें वापस नहीं आती नहीं, हैं। अब इनको मतलब आर्थिक तो परेशानी तो है ही, लेकिन मानसिक जो पीड़ा है। तो विनय, आपने और वहाँ पे क्या नोटिस किया? आपने दो लोगों से बातें की। मैंने ये नोटिस किया कि गांव में तनाव बहुत है। कमला जी उस सारे तनाव के बीच में खड़ी, और उनका जो वर्णन था वो बहुत मार्मिक था। ये हिंसा की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कमला जी हैं, उनके चेहरे पे चोट लगी हुई है। ये घर हैं जले हुए, और इसके साथ आपने बाइक देखी, और ये हिंसा में प्रभावित घायल लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल में। इसके अलावा आपने और किन लोगों से बातें की? मतलब आपने लोगों से जो मतलब प्रौढ़ अवस्था के या युवा जो हैं वो लगभग घर खाली कर चुके हैं। इस सारी सिचुएशन में वहां पे मेरे को बहुत बात करने के लिए एक ही आदमी मिले, जिनकी बेटी की शादी थी। मैं उनका नाम थोड़ा सा अभी भूल रहा हूँ, फकीर चंद नाम था। उनकी दो बेटियों की शादी थी। एक की बारात उन्होंने सुबह बुलाई थी, एक की बारात उन्होंने शाम को बुलाई थी। और सुबह जो बारात बुलाई थी, तो इस घटना के बाद में उन्होंने दोनों बारातें सुबह दिन के ही दिन बुला ली थी, और पूरी पुलिस व्यवस्था में उनकी शादी हुई। और ये इस तरीके से एक जो संदेह का माहौल वहां पे पैदा हुआ। मैं वहां पे जब खुद रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने ये देखा, मेरे से 2-3 लोगों ने मेरे से मेरा आई कार्ड, मेरा प्रेस कार्ड मांगा, ताकि उन लोगों को मतलब एक जो संदेह की स्थिति है उससे निपट, जो मतलब उस दौर में, उस माहौल में हर कोई मतलब किसी का वो लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरे पक्ष का। तो इस तरीके का जो माहौल था वो मैंने अपने तो वो दरअसल मेरे को आई कार्ड दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल उनके भीतर का जो डर है वो मेरे को परेशान कर रहा था, और वो डर आज भी है। अब ये लोग कब तक घर लौटेंगे किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ भाग गए हैं रिश्तेदारों के यहाँ। और 700-800 लोगों के ऊपर मुकदमे कायम कर लिए गए। तो इसने एक पुलिस को एक हाथ ये दे दिया है कि पुलिस जब चाहे जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकती है ना। तो और इसी चक्कर में जो मुख्य दोषी हैं वो छूट भी सकते हैं। अच्छा, पुलिस की भूमिका पे हम लोग बात कर रहे थे। ये सहारनपुर में अजीब सी ये त्रासदी कि जब सड़क धुंधली की घटना हुई उस समय एसपी और डीएम चेंज हुए थे, और फिर एक बार जब ये घटना हुई फिर प्रशासन बदल दिया गया। और मेरे को ये लगता है ना, ये प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी गलत है। कारण अच्छा, ये जो जिन एसपी को इस बार हटाया गया है, सुभाष चंद्र दुबे, हाँ, तो ये मुजफ्फर के नगर के समय जब बवाल हुआ था उस समय भी वो वहीं एसपी थे। तो उस समय जब इनको रिप्लेस किया गया था, तो जो एसपी आए थे बबलू कुमार, यहाँ पर भी उनको लाया गया है, बबलू कुमार को ही, है ना। ये प्रैक्टिस थोड़ी गलत है। जब पूरा प्रशासन, जब टॉप जो लीडरशिप होती है प्रशासन की, वो एक अचानक से बदल जाती है, तो जो अनुभवहीन हो जाता है नया प्रशासन। और उसको चीज़ों को, मैं जब देख रहा था, जब मैं गाँव पहुंचा तो लोगों को बता रहे थे कि मैं नया डीएम हूँ, मैं आया हूँ, या मैं नया एसपी हूँ, मैं आया हूँ, मेरी कल बहाली हुई है, और ये अचानक से हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस है, ये मेरे को लगता है ये इस किस्म की स्थितियों से निपटने का कारगर तरीका नहीं है। और दूसरी चीज ये कि ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ। और पुलिस हमेशा मतलब जो रिपोर्ट कर रहे थे वो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि पुलिस वहां पे सख्त रवैया अपनाने के बजाय उसने जो है मनुहार, जो जिसको हम कहते हैं कि मनुहार लगी रही, मत करिए, समझाइश में लगी रही। और समझाइश से वो मामला जो है वो नियंत्रण में नहीं आया, जबकि पुलिस बल वहां पे मौजूद था। तो चीजों को अगर तरीके से अगर किया जाता तो ये स्थिति नहीं आती। चलते चलते आपने क्या नोटिस किया? मतलब ये तो हिंसा की घटनाएं, बातें हो गई, आपने देखा, महसूस किया, पुलिस के रोल को देखा। पुलिस के रोल को लेके शुरू से ही सवाल उठे कि पुलिस क्या कर रही थी। उसके बाद क्या सिचुएशन बदली, वहाँ पे नॉर्मलाइज हुई है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अभी सबीरपुर की स्थिति को समेटने के लिए एक शब्द में अगर मैं समेटना चाहूँ तो वो है तनावपूर्ण शांति। और खाकी के साए में शांति जो है वो बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह पाएगी। जिस तरीके से सोशल फैब्रिक इस पूरे एरिया का बिगड़ गया है, उस सोशल फैब्रिक ने उसको बनने में, उसको वापस बुनने जाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। और इसमें दोनों ही समाजों की तरफ से इसी किस्म के प्रयास होने चाहिए कि उसको वापस से ठीक किया जाए चीजों को।
बाकी पुलिस फोर्स लगा देने वाली जो शांति है वो कृत्रिम शांति है, वो स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। तो ये अभी लंबा चलने वाला मसला है, मेरे को ये लगता है, और इसमें समय भी लगेगा। तो विनय ने इस पे काफ़ी सघन रिपोर्ट लिखी है। 3-4 रिपोर्ट्स ये लिखेंगे। पहली रिपोर्ट इन्होंने फाइल भी कर दी है। इनका ये फर्स्ट हैंड अकाउंट था, जाके काफ़ी तफसील से चीज़ें पता की, काफ़ी वक्त भी दिया था। सहारनपुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सहारनपुर न कहें बल्कि शब्बीरपुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सहारनपुर ज़िले को, वहाँ के प्रशासन को बहुत ज़्यादा इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा था, बाद में फ़र्क पड़ा था। इस पर हम आगे और भी बातें करेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे। हमें फेसबुक और यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, हम इससे जुड़ी सारी चीज़ें आगे भी बताएंगे।